जी नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। और आज के सेशन में मैं आपको ये तरीका जो आपको मिला है, ये केवल इस तरीके से, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कह रहे थे सर उस तरह से क्यों नहीं आते हैं आप, केवल बुक क्यों रहती है। तो मैं कह रहा हूं सारी चीजें संभव नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हाँ ये है कि मैं दिखाई पड़ जाऊंगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले। साथियों, जो चैनल पे आप देखे होंगे कुछ ही दिन पहले, महीने भर नहीं हुए सही से, 2 महीने 3 महीने नहीं हुए, अभी से चैनल पे आपका इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्रेम मिल रहा है, जिससे लगातार संख्या बढ़ती जा रही सब्सक्राइबर, यानी आप कहेंगे नए नए विद्यार्थी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और हाँ, आपके लिए जो प्रयास बनाया गया है, यानी आपके लिए जो प्रयास कर रहा हूं वो ये है, जो भी आपकी एग्जाम के लिए हर संभव सहायता मेरे द्वारा हो सकती है, मैं अव्यवस्थाओं में आपके सामने प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, जैसा स्नेह आपका मिल रहा है वैसे ही और स्नेह आपका मिलता रहे, यही अभिलाषा है मन की, कि आपका साथ ऐसे मिलता रहे। क्यों? क्योंकि और नए से नए विद्यार्थी अपने साथ जुड़ते रहेंगे तो एक और उत्साह अपने साथ चलता रहेगा। दूसरी, पुराने विद्यार्थियों में जो पहले दिन वाले सेशन थे, यानी आप कहेंगे जो सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया, यानी जो वीडियोस हमने स्टार्ट किए हैं, चाहे करंट के हो, चाहे जीएस के हो, चाहे हिंदी के हो, जो पहले दिन जो पहले दिन आप कहेंगे, जो व्यूवर्स पहले दिन से जो आप में से साथी इकट्ठा थे हमारे साथ में शुरुआत में थे, मैं चाहूंगा कि हर दिन वाले वीडियो, यानी जो जितने सेशन आपके आए, आप लाइव नहीं देख सकते हैं, बाद में देखिए, लेकिन कुल मिला के आप रेगुलर रहिए। क्यों? उससे ये होगा उससे ये चीजें हो सकती हैं कि मैं ये जानता रहूंगा कि हाँ आपने क्या किया है, आपने उस वीडियो को देखा, यानी उस वाली जानकारी से आप लोग भलीभूत वाकिफ हो चुके होंगे, आपने अपने टॉपिक को कवर किया होगा अपनी बुक से भी। ठीक बात है ना साथियों? ऐसे ही आपका स्नेह बनता रहे, सारे सेशंस को आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करिए। बाकी मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मेरे लिए जरा सा भी आप चिंतित मत हुआ करिए। क्यों? क्योंकि सब ईश्वरीय वरदान है और ईश्वरीय लेकर के इम्तहान सब मंगल में करता है। देखे कहाँ है जलवे तुमने हमारी उड़ान के, वे और थे जो हार गए आसमान से। ठीक बात है ना? मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आप कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप ऐसे ही सहयोग अपना बनाए रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में आप सारे लोग जानते होंगे, एक नई खुशखबरी, और खास करके आपकी उत्सुकता अपने चैनल के प्रति और दूसरा अपनी पढ़ाई के प्रति, उसी को देखते हुए दिन में 3 सेशन आपके आयोजित होंगे जीएस पर। यानी जीएस का एक नाम होता है, बाकी जीएस में आप देखे होंगे कई खंड हैं, जिसमें से भूगोल के विषय में, संविधान के विषय में, और हम लोग जो चला रहे हैं इस समय आधुनिक भारत के इतिहास। एग्जाम में आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सेक्शन से, जीएस के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न जिन सेक्शनों से आते हैं, उन तीनों सेक्शनों को मैं उठा रहा हूं आपके बीच में, और हम सब लोग लेकर स्टार्ट करेंगे उसी को। और हाँ, वही पब्लिकेशन घटना चक्र की मैंने बात की थी, घटना चक्र की बुक से ही एनालिसिस करवाऊंगा। मैंने फिर आपसे कहा पिनेकल के लिए जो लोग चाहते हैं, पिनेकल के लिए सीजीएल का कवर करवाना, यानी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो अगर चाहते हैं आप लोग, आपकी भी प्रश्नोत्तरी एक तो जारी हो, स्टार्ट हो सेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए आज के सेशन को। चलिए, पहला, यहाँ वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, तीसरी बात यह है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को सेशन के बारे में बताइएगा। क्यों? क्योंकि उनका बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में जो लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़ना है वो छूट जाता है। मैंने कहा अगर आप नियमित अपने यहाँ बुक से एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, यानी सिलेबस को आप कवर नहीं कर पाते हैं, तो उनको बुलाइए, कह दीजिए आइए यहाँ और मेरे साथ आप जुड़िए, और सब लोग मिल करके क्या किया जाएगा, पहले टॉपिक से, सिलेबस के पहले टॉपिक से अंतिम टॉपिक तक हम सब सारे लोग साथ में चलते होंगे। अगर नहीं विश्वास है तो उनको रात को 9 बजे वाला सेशन दिखा दीजिएगा जो जीएस का स्टार्ट हुआ आधुनिक भारत का इतिहास का। अब हम लोग पहुंच चुके हैं जिसमें क्रांतिकारी आंदोलनों के बीच में और धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम के बीच में आ गए हैं। ठीक बात है ना? चलिए, पहला नाम लिखा हुआ है भारतीय राज व्यवस्था व राजशासन। मैंने कहा है हम लोग इस वाले सेशन में क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे और उसके बाद में यानी रिवीजन भी करेंगे, और उसके बाद में एमसीक्यू पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलते पढ़ते हैं, खूब धैर्यता से मेरे साथ जुड़ जाइए सारे लोग। यहां लिखा है भारत का संवैधानिक विकास, यानी भारत के संविधान का कैसे कैसे धीरे धीरे विकास हुआ, उसमें स्टार्ट करते हैं पहले। अब इसमें नाम आता है सबसे पहले किसका नाम लिखा है, भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन हुआ 73 से 53 के बीच में 1800, और दूसरा है ब्रिटिश ताज के अधीन। यहाँ 2 लाइन बहुत जरूरी है, एक तो ईस्ट इंडिया के शासन के अधीन और दूसरा क्या है, ब्रिटिश शासन के, ताज के शासनाधीन। ठीक बात ना? आप सब जानते हैं 73 में कंपनी का शासन स्टार्ट हो रहा है और 53 तक चल रहा है, अंतिम चार्टर आया था 53 का, और उसके बाद में 1858 में वायसराय के अधीन यानी ब्रिटिश शासन ने सीधा बागडोर संभाल ली भारत की, और उसके बाद 1947 तक ब्रिटिश ताज के अधीन ही सारी चीजें शासन चलता रहा। ठीक बात है ना? अब इसमें आगे आते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, कुछ बातें यहाँ से
यहां से आइए मेरे साथ। यहाँ लिखा 73 की बात जब है, पॉइंट को मैंने कहा उन सारे पॉइंट को आप लोग भी वैसे ध्यान से सुनते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। यहाँ लिखा है ब्रिटिश संसद है 73 में रेगुलेटिंग एक्ट ला रही है, ठीक बात है ना। और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, यानी एक्ट, मैं अपनी तरफ से कोई व्याख्या नहीं पढ़ूंगा, यहाँ केवल बुक की व्याख्या पढ़ूंगा, नहीं तो सेशन ही नहीं कवर हो पाएगा। क्या कर रहे हैं ये, बंगाल का जो गवर्नर है उसे कह दे रहे हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। एक क्वेश्चन आपको मिल गया वन लाइनर का। दूसरा, इनकी परिषद में कितने सदस्य जोड़े गए, तो 4 सदस्य। 2 प्रश्न आपको मिल गया यहां से। तीसरा प्रश्न, इनका कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया, 5 वर्ष, यानी जितने सदस्य हैं इन सबका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। 3 प्रश्न हो गया। चौथा, अब वॉरेन हेस्टिंग जो हो गए ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बना दिए। 5 प्रश्न आपके हो गए इतनी देर में। छठवां प्रश्न, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसिन और बारवेल ये काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। 6 प्रश्न आपका वन लाइनर हो गया। 7वां प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दे दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों, यानी विदेश, लिखा है आगे, विदेश नीति में बंबई मद्रास की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। ठीक बात है ना, यानी बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को भी इसके अधीन कर दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। अब 6 पॉइंट के बाद एक 7वां पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पर। सर 1774 की तिथि है और उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो रही है भारत में पहली बार। कहां पर, कलकत्ता में, याद करे रहिएगा। लिखा हुआ है एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो रही है, 1 मुख्य न्यायाधीश हुए और 3 अन्य न्यायाधीश। याद करे रहिएगा, ये क्वेश्चन भी वनडे एग्जाम में, अभी आगे आगे प्रश्नोत्तरी में आप सारे लोगों को वो प्रश्न वहां से मिलेंगे। इसमें व्यवस्था बनाई गई कि कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं ले सकते हैं और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक बात है। एक पॉइंट आपको मिल गया कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में। कहां पर, कलकत्ता में हुई। ठीक बात है ना। अब आगे आते हैं। इसमें एलिजा एम्पे का नाम नहीं लिया है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनके एलिजा एम्पे जी के साथ 3 और जज कौन कौन थे, क्योंकि 3 अन्य न्यायाधीश की बात की गई है ना। अगले पे आते हैं। देखिए यहाँ 84 की बात कर रहा है। 84 में दूसरा एक्ट आ रहा है जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक बात। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्या कर रहा है, इसको कहा गया कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथककरण करने के लिए कंपनी के। ठीक बात है ना। ये आया, क्या हो रहा है इसमें, व्यापारिक मामले के अधीक्षण के लिए यहां देख रहे हैं यहां चीजें तय हो रही है, निदेशक मंडल, और जबकि राजनीतिक मामले के लिए नियंत्रण मंडल, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये 2 संस्थाएं बनी। ठीक है ना। और इसमें पहली बार संस्था कौन सी बनी राजनीतिक मामलों को देखने के लिए, तो नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगले पे आते हैं। अब इसके बाद एक्ट आ रहा है 1786 का। अब 86 में जब एक्ट आ रहा है तो यहां क्या हो रहा है, यहां मेन परिस्थितियां कि गवर्नर जनरल को एक अधिकार दे दिया गया कि विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त और लागू करने का अधिकार इनको दे दिया, और कहा कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी दे देगी। ठीक बात। किसकी बात है ये, 86 की बात है। मैंने ऑफलाइन क्लास में भी आप सारे लोगों को बताया है, तो यहाँ अगर आप उसका रिवीजन करने का नंबर आ रहा है तो आ जाइए मेरे साथ। अब ये दोनों अधिकार पहली बार किसे दिए गए, तो ये दिए गए लॉर्ड कॉर्नवालिस को। मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको लिखवाए भी हैं, क्यों, क्योंकि मैंने वही सब लिखवाए हैं ऑफलाइन क्लास में जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और अन्यथा कुछ नहीं फर्जी लिखवाया है आपको। ठीक बात है ना। तो कॉर्नवालिस जो हुए ये अधिकार पाने वाले, ठीक बात है ना, पहले व्यक्ति हुए, पहले गवर्नर जनरल हुए। अगले पे आते हैं। इसके बाद लिखा हुआ एक एक्ट जिसका नाम है 1793 का। 93 में एक चार्टर आ रहा है आपका, 93 से चार्टर एक्ट आना स्टार्ट हुआ। ठीक बात है ना। अभी हर 20-20 साल पे आया, देखिए कैसे साल पर, 20-20 साल पर। इसके बाद कब आया, 13 में एक चार्टर आया। 13 में पहली बार क्या कहा गया, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्चा। मैंने आपको रात 9 बजे वाले सेशन में कल आया था कि भारत में, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, तो उस वाले में एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा था कि पहली बार भारत में 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई थी, तो आप सब जानते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में की गई थी। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे इसमें और एक बात की गई, इसमें कहा कंपनी जो थी भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को कंपनी के समाप्त किया गया। फिर भी क्या कहा, चीन के साथ और चाय के साथ कंपनी का अधिकार चलता रहा। पूछा जाता है वन लाइनर क्वेश्चन में, कौन सा एक्ट था जिसके तहत भारत के साथ एकाधिकार को कंपनी के समाप्त कर दिया गया, तो 1813 का चार्टर एक्ट। लगातार बने रहिएगा, मैंने कहा अगले कुछ देर तक ये सेशन होने वाला है, लेकिन आज वाले सेशन में सब भारत का संविधान से 2-1 टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा। कल से हम संवैधानिक स्रोतों को स्टार्ट करेंगे और नए तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हम दोपहर 1 बजे सेशन को चलाएंगे। इसके बाद आइए, इसके बाद का एक्ट आ रहा है जो है 1833 का चार्टर एक्ट, यानी आपने कहा 93 में आया, फिर 13 में आया, फिर आप कह रहे हैं 33 में आ रहा। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे इनको कह दिया गया कि ये संपूर्ण भारत के अब गवर्नर जनरल हो जाएंगे। कौन एक एक्ट की बात है, तो ये 33 की।
इसमें क्या कहा गया, इसकी एक धारा हुई 87। अब 87 पर कहा गया किसी को केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। ठीक बात है ना। तो पूछा जा सकता है 1833 का वो कौन सी धारा थी, तो आप कहेंगे धारा 87 थी। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। अच्छा, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया। ठीक बात है ना। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर, इसका मतलब हो गया किसी एक सत्ता के हाथ में सारी चीजें चली गई, पूरे देश की बागडोर। अगले पे आते हैं, यहां देखिए। अब आगे नाम आ रहा है किसका, बेंटिक का। यहां लिखा है बेंटिक नाम का व्यक्ति है, ये गवर्नर जनरल भारत का है। और यही प्रश्न यहां से एक क्वेश्चन और हो गया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, पूछा गया अभी तक कौन सा क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन। ठीक बात है ना। अब पूछ रहा है आपसे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, तो आपने कहा भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक नाम का व्यक्ति हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, फिर आपने कहा कंपनी के सारे व्यापारिक कार्य इसमें समाप्त कर दिए गए इसके द्वारा, भविष्य में केवल उसे राजनीतिक कार्य करने थे, यही अधिकार इसको दिया गया 33 के एक्ट में। ठीक बात है ना। आगे कहेंगे इसकी परिषद में गवर्नर जनरल की एक अन्य सदस्य को जोड़ा गया, जो होगा चौथा सदस्य जोड़ दिया गया। अभी तक 3 सदस्य थे, सारे लोग जानते हैं, अब चौथा जोड़ दिया गया। अब ये चौथा सदस्य हुआ जिसका नाम है मैकाले, और जिसे कानूनी सदस्य के रूप में जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकाले को किस सदस्य के रूप में, तो चौथा सदस्य और कानूनी सदस्य के रूप में। ठीक बात है ना। या किसे, तो आप मैकाले का नाम जान। लिखा हुआ है सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, यहां लिखा है पूरे भारत में के लिए कानून बनाने का अधिकार जब दिया गया, इसी में, यहां लिखा है इसी में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को भी, आपने देखा धारा 87 का नाम, जिसमें कहा था कि किसी के साथ कोई प्रकार का जाति भेद या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा नियुक्तियों में। अगले पे आते हैं। अगले में यहां 53 में लिखा है कि 53 का जब चार्टर एक्ट आया तो कहा यहां पर कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था हुई। यानी विधायी और कार्यपालिका आप सारे लोग जानते हैं, यहाँ जितने लोग सुन रहे होंगे, आपने संविधान में पढ़ा होगा, तो आप कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यही संसद की 3 अंग माने जाते हैं। ठीक बात है ना। यहाँ तो विधायिका, कार्यपालिका आप जानते हैं, विधायिका का काम होता है क्या, कानून बनाना, और आप कहेंगे कानून को लागू करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का, सारे लोग जानते हैं ना। तो पहली बार अलग करने की व्यवस्था बनाई गई। अच्छा, विधि निर्माण हेतु क्या कहा गया, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। अब देखिए ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, बताइए भारत में पहली बार विधि निर्माण, कानून के निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई, तो 1853 में की गई। और क्या कहा गया, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कब किया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप जो नोट्स बनाए होंगे, या आपके हाथ में अगर लूसेंट की बुक होगी, या कोई भी पब्लिकेशन की अगर मान लीजिए कोई बुक होगी संविधान की, तो देखिए वहां और कई पॉइंट होंगे, एक एक अलग अलग चार्टर से, अलग अलग नियमों से। लेकिन यहां आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं, तो यहां जो जो मेन पॉइंट दिए गए हैं, मैं केवल उन्हीं मेन पॉइंट हूं, और जानिएगा आप लोग वो सारे हाईलाइटेड पॉइंट थे। अब इतने क्वेश्चन कहां तक की हो गए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास हो रहा है, 1773 से लेकर 1853 का जो अंतिम चार्टर आया था, कई बार दिमाग में आता भी है कि सर कंपनी का शासन तो 57 तक चला था, यानी 58 से पहले तक चला था, तो आप 53 तक ही क्यों कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थ ये है कि क्योंकि आप कहेंगे 53 तक ही चार्टर जारी हुए थे, उसके बाद कोई ऐसा अधिनियम नहीं आएगा, सीधा आप देखेंगे तो 1857 में ही आपका आएगा। ठीक बात है ना। और तब जानेंगे आपकी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, सारा ब्रिटिश शासन के अधीन चला जाएगा पूरा। तो ये इतने हो गए। अब इस पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप सारे लोग तैयार रहिएगा, और उत्तर आप लोग दीजिएगा तुरंत। ठीक बात है ना। मैंने फिर कहा साथियों को आपने नहीं बुलाया तो बुला लीजिए, उनको भी बताइए कि अगर आप, क्योंकि लगभग लोगों की यही समस्या होती है, एक दिन आप सिलेबस उठा के पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन 3 दिन पढ़ेंगे, चौथे दिन से आपका सिलेबस छोड़ के बाकी दुनिया की सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, सिलेबस को नहीं कवर कर पाएंगे। और यही हर विद्यार्थी की समस्या होती है, इसी वजह से सिलेक्शन भी रुकता है। क्योंकि मैं बार बार जो विद्यार्थी मुझसे पूछता है, मैं तुरंत भैया बताता हूँ, सबसे पहला काम आप सिलेबस डाउनलोड करिए, मोबाइल पर भी, हाथ में आप प्रिंट भी उसका नोट करिए, अपने जहाँ पढ़ते हैं घर पर भी लगा लीजिए, और बुक में भी अपने रखे रहिए। क्यों, क्योंकि इन चारों चीज़ों में से हो सकता है घर पे हमेशा ना रहें आप, हो सकता है आपके पास फ़ोन हमेशा ना रहे, हो सकता है आपके पास बैग हमेशा ना रहे, तो हर जगह आप रखे रहिए, तो आप सिलेबस से अपने एग्जाम के भलीभूत वाकिफ होंगे। अगले पे आते हैं, देखिए प्रश्नोत्तरी पर आते हैं। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। उत्तर दीजिएगा 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट 84 में, चार्टर एक्ट 1813 में, या चार्टर एक्ट 1833 में। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, सारे लोग जो उसका उत्तर देना है सर ए वाला ऑप्शन, यानी इसका उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आप सारे लोगों को याद होगा, इसी के तहत 1700
यहाँ आप कहेंगे इसी के तहत सर 1774 में क्या हो रहा है, कहाँ पर, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है और इसके विषय में एलिजा इम्पे नाम के व्यक्ति हैं, एलिजा इम्पे, महिला मत जानिएगा आप लोग, यही क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के इसके पहले मुख्य न्यायाधीश हो रहे हैं, ठीक ना, चीफ जस्टिस हो रहे हैं। खूब पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। और आप सारे लोग जो यूपीपी एसएससी जीडी वाले हैं, यूपीपी वाले एग्जाम में देखिए स्टैटिक्स जीके लिखा हुआ है, ना कि जीएस लिखा हुआ है, यानी आप कहेंगे इसको स्टैटिक्स जनरल नॉलेज की तरह कहा गया है, सामान्य ज्ञान कहा गया है इसको, ठीक बात है ना। तो आप जाने रहिएगा, बहुत जरूरी है क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आइए, यही प्रश्न दे दिया आपको 74 में, एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन पे लिखा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। उत्तर है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, आप सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। दूसरा, लेमेंस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो याद करिए क्या ये सही है, उत्तर दे रहा है केवल एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना तो दो सही है, उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, तो सारे लोग इसका उत्तर कौन सा दे रहे हैं सर, बोलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो सारे लोग कर सर एक वाला सही होगा, यानी आप जानते हैं 73 के एक्ट के तहत तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, लेकिन लिमेंस्टर इसके अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। व्याख्या पे आते हैं या व्याख्या नहीं दी गई है, लेकिन आप जानते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। अच्छा, लेमेंस्टर, चैम्सफोर्ड, हाइड, वो तीन लोग आपके देखे होंगे, वो तीन लोग इनके साथ में सहयोगी मुख्य न्यायाधीश थे, वो सहयोगी न्यायाधीश थे। यहाँ देखिए मिलान करना है आपको। लिखा है नियंत्रक परिषद, अब देखिए मुझे लगता है कर भी ले जाएंगे। लिखा है नियंत्रक परिषद की स्थापना किसमें की गई थी। पहला तो आप सारे लोग बताइए, 73 में, 84 में, 13 में या फिर 33 में, सारे लोग बताइएगा। तो आप सारे लोग इसका बता देंगे सर नियंत्रक परिषद की स्थापना तो इसी में की गई थी, 84 में। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी इसके पहले ही आप सारे लोगों ने पढ़ा, सर कौन सा हो रहा है, ये 73 का हो रहा है। इंग्लिश मिशनरियों को कार्य करने का भारत में अनुमति, और दूसरा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य। तो कानूनी सदस्य याद होगा मैकाले आया था, कोने में, सारे लोग बोलिए। तो आप सारे लोग कह रहे हैं सर 33 में आया था, जबकि इंग्लिश मिशनरियां भारत में प्रवेश कर रही हैं 13 के द्वारा, ठीक बात ना। तो यही चारों इसका क्या हो रहा है, राइट आंसर। जो लोग मैंने कहा ऑप्शन से नहीं बता पा रहे हैं, वो केवल इतना ध्यान में है तब भी सही मैं मान लूंगा, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे ये देखिए यही सारी बातें ली गई हैं, इसमें कुछ अलग से नहीं दिया गया है। अगले पाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, पूछ रहा है कब, 13 में, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 23 में, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद 3, बताना है कौन में, किस वाले में कह रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सारे लोग इसका उत्तर दीजिएगा। क्या 1 1 2 2 1 3 या फिर 1 2 3, कौन सा होगा भाई। व्याख्या पर आते हैं, इसका डी वाला, यानी ये तीनों, एक बार की बात नहीं है कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ रही, कह रहा है ये तीनों मामला 1813 से ही चीजें शुरू हो जा रही हैं, और इसी के विषय में यहाँ दिया गया है, यहाँ इसी के विषय में दिया गया है यहाँ पर कि 1813 में 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए दिया गया, ना कि केवल भारतीय कहा है यहाँ पे। यहाँ लिखा शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने के लिए, और जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 23 में बनी। बेंटिक जो हो रहे हैं क्या कर रहे हैं, 7 मार्च 1835 को मैकाले का सुझाव प्रस्ताव स्वीकार कर ले रहे हैं, ठीक बात है ना। और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था कौन, मैकाले, यानी उच्च शिक्षा में कहा था उसने कि अंग्रेजी शिक्षा को ही बनाइए, ठीक बात है ना। चलिए अगले पे आते हैं। यहाँ अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि बताइए किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 के चार्टर अधिनियम में, 33 का चार्टर अधिनियम, 53 का चार्टर अधिनियम या फिर 73 का, उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सारे लोग इसका उत्तर दीजिएगा। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा भैया, ई 1813 का हो जाएगा ना। 1813 में कह रहा है चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी आपका अधिकार समाप्त कर दिया था। और आगे अब 33 जब पढ़ेंगे तो 33 में यह था कि 33 में केवल राजनीतिक कार्य, पूरा अधिकार छीन लिया गया। तो इसका ए वाला उत्तर 13 वाला सही हो जा रहा है, जो लोग दे रहे हैं एकदम बढ़िया दे रहे हैं। ये 33 में कह रहा है, 33 में क्या हुआ, 33 में क्या कह रहा है, समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए, भविष्य में कंपनी केवल राजनीतिक कार्य ही करने की बात की गई। अगले पे आते हैं, यहाँ अगले में लिखा चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में बताना है कि क्या भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया 13 में, या इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, और तीसरा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। किसमें, 1 2 3 में आपको बताना है कौन सा सही है, इसमें बताना है आपको कौन सा होगा, 1 2 ए बी या सी या डी, कौन सा उत्तर हो जाएगा सही, जल्दी दीजिए आपको इसका उत्तर। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10 सारे लोग इसका उत्तर जानते हैं सर। ये वाला भी सही हो जा रहा है, व्यापारिक एकाधिकार वाला, चाय चीन को छोड़ करके। और दूसरा आप करें यहाँ पर सुदृढ़ हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसके हाथ में चला गया। संप्रभुता सुदृढ़ हो रही है, ब्रिटिश राज यानी ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता भारतीय राज्यों में, ठीक बात है ना। जबकि ऐसा नहीं था कि राजस्व नियंत्रण इनके हाथ में आ गया था ब्रिटिश संसद के, ये भी नहीं हुआ था। अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बताया गया? 33, 53, 58 या फिर 61? उत्तर दीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सारे लोग उत्तर दीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बताइए किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया गया? जल्दी दीजिएगा इसको, सारे लोग दीजिएगा उसका। चलिए, इसका उत्तर क्या बता रहा है? इसका उत्तर दे रहा है ए वाला ऑप्शन, यानी 1833 का जब चार्टर एक्ट आया उसी में अभी देखिए व्याख्या इसकी दी गई है। 33 में क्या कहा गया? 87। 33 का जब 87 आया तो इसी में कहा गया नियुक्तियों का जो आधार होगा इसमें ऐसा नहीं कि धर्म, जाति या कुछ वर्ण, वंशानुक्रम, वर्ण ये सब देखा जाएगा, यानी अयोग्य किसी को नहीं माना जाएगा नियुक्तियों में। ये बातें आपकी निकल के आ रही है 1873 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यानी आप करें यही हो रहा है, इसी में क्या हो रहा है, भारतीयों को हिस्सेदारी लेना कुछ संभव हो पा रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए, मैंने कहा ये इतने क्वेश्चन तो आपके कवर हुए अभी कहाँ के? अभी 1853, यानी आप कहेंगे ई कंपनी के अधीन जो आप कहेंगे संवैधानिक विकास हो रहा है वो आपका कवर हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, यानी आज के सेशन में हम इतना कवर कर लेंगे कि कल वाले सेशन से जब स्टार्ट करें तो सीधा हम लोग पढ़ना काम करेंगे कहाँ से? हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे संवैधानिक स्रोत से या संवैधानिक विकास से, ठीक बात है ना। यानी आप कहेंगे कैबिनेट मिशन से स्टार्ट कर देंगे, ठीक बात है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। एक बार आप लोगों ने अगर सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए, लाइक नहीं किया वीडियो को तो फिर से मैं कह रहा हूं आप लोग लाइक कर लीजिए। एक कमी ऐसे ही रहती है कि आप लोग देखते जितने लोग हैं उससे कम लोग लाइक करते हैं। आप लोग लाइक कर दिया करिए। लाइक करना ऐसे नहीं केवल लाइक दिखाने के लिए होता है, लाइक करने से कुछ और बातें होती हैं यूट्यूब की, तो वो भी चीज़ें सिद्ध होती हैं। तो आप खुद भी लाइक किया करिए, साथियों को भी प्रेरित किया करिए कि लाइक किया करें ना, क्योंकि अगर आपके एक काम करने से अगर कुछ हो रहा है, सही दिशा मिल रही है तो क्या गड़बड़ है। आते हैं ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम, यानी आप कहेंगे अब 1858 के बाद की बात होगी। यहाँ देखिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट कर दी। लिखा हुआ है ब्रिटिश ताज के अधीन क्या हो रहा है? ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम में कह रहा है, यहाँ पर ब्रिटिश संसद कर रही है भारत शासन अधिनियम 1858 ये आ रहा है। अब इसमें क्या हुआ, भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। अब यहाँ से एक पॉइंट सबसे प्रमुख देखिए, यहाँ पर सबसे प्रमुख पॉइंट हो गया कि सर यहाँ क्या कह गया, गवर्नर जनरल जो होंगे भारत के, अब उनको कहा जाएगा वायसराय भारत का। आई बात ध्यान में। और क्या कहा, जो कि क्या होगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, यानी ब्रिटिश ताज जो वहाँ के राजा महाराजा या रानी महारानी होंगी उन्हीं के एक प्रतिनिधि के रूप में भारत का वायसराय काम करेगा भारत में, ठीक है ना। और एक बात याद होगा, बेंटिक का नाम आपने सुना था, भारत के गवर्नर जनरल हो रहे हैं पहले, जबकि कैनिन का नाम आप सुन रहे हैं भारत के पहले वायसराय। अब सब जान गए सर वायसराय कब बने, तो वायसराय 1858 के बाद बने, ठीक बात है ना। जब 1857 की क्रांति हो गई उसके बाद, जब कंपनी के हाथ से छीन करके सारी चीज़ें चली गई ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। अब देखिए इसमें एक पद बनाया गया जिसका नाम है भारत का राज्य सचिव, ठीक बात है ना, ये पद बना। और कह रहा है भारतीय प्रशासन की सारी शक्तियां इसी के पास, भारत के राज्य सचिव के पास। सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन किया गया, इसकी सहायता के लिए राज्य सचिव की। अब आते हैं, ये हो गई 1858 की बात। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है लॉर्ड कैनिन वाला, कि कैनिन वायसराय बना था भारत का, ठीक बात है ना, और राज्य सचिव का पद। अगले पे आते हैं, यहाँ पर 61 की बात आई। 61 में क्या हो रहा है, यहाँ 61 में कह रहा है सर 61 की जब बात हुई इसको कहा गया भारत परिषद अधिनियम। इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में कह रहा है भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की यहाँ से शुरुआत हो रही है, यानी कानून बनाने में अब तक भारतीयों की शुरुआत कोई नहीं थी। अब की बार ऐसा हो रहा है 61 में कि अब कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी हिस्सा दिया जा रहा है पुनः अधिनियम द्वारा। ये देखिए यहाँ लिखा है मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ, यानी आप कहेंगे कुछ दिन पहले जो विधायी शक्तियाँ छीन ली जा रही हैं वो क्या हो रही है फिर से, यानी 86 की बात हो रही है, वहाँ पे 84 की बात हो रही है। तो उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर विधायी शक्तियाँ देकर के इनको विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, यानी पहले ऐसे था कि सारी प्रक्रिया सारा सत्ता का बागडोर एक ही व्यक्ति के हाथ में था, अब चीज़ें छोड़ी जा रही, यानी आप कह रहे हैं अलग अलग प्रेसिडेंसियों को भी कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं, ठीक बात है ना। अब इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया, यानी वायसराय क्या कर सकता है, आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी जैसे आज के समय राष्ट्रपति को आप लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति जी दे सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, 6 महीना होना चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वर्तमान समय में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है भारत में, ये किस अनुच्छेद में दी गई है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक बात है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग जान गए। 1861 का जो परिषद अधिनियम आया इसमें क्या हुआ,
अब आइए, लिखा हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या हो रहा है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर देखिए बहस करने और किसका अधिकार दिया गया, तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन ये देखिए क्वेश्चन, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं दिया। पूरक प्रश्न का अर्थ हो गया यानी आप एक क्वेश्चन के का कोई उत्तर दे रहा है तो उसके अब एवज में आप दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, यानी एक प्रश्न दे दिया तो उसका उत्तर लेकर आप शांति से बैठे रहिए। अगला, सीमित अर्थों में यहाँ पर देखिए निर्वाचन पद्धति का भी प्रारंभ कर दिया गया। किस अधिनियम में, तो 1800, ये देखिए कौन सा दिया गया, 1891 के अधिनियम में, 92 में दे रहा है भारत परिषद अधिनियम में। भारत में कुछ क्षेत्रों में आप कहेंगे सामान्य तरीके से निर्वाचन पद्धति का भी, सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का भी आरंभ हो गया। अगले पे आते हैं, यहाँ लिखा है भारत परिषद अधिनियम 1909 में को। अब देखिए इसके बाद सबसे प्रमुख प्रश्नों में अगर कोई आता है तो भारत परिषद अधिनियम 1909 है। यहां से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका नाम क्या है, तो मार्ले मिंटो के नाम से याद करे रहिएगा। यहां आते हैं व्याख्या में, यहां लिखा हुआ है कुछ नाम। यहाँ लिखा है वायसराय की कार्यकारी परिषद में यहाँ हो रहा है पहली बार किसी भारतीय को शामिल कर दिया गया जिसका नाम है प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसके तहत पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में किस भारतीय को शामिल किया गया था, तो याद कर रहिएगा ये है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम याद कर रहिएगा। अगला लिखा हुआ है अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायनी शक्ति को बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने तथा पूरक प्रश्न पूछने। अब देखिए पिछले वाले में आपने पढ़ा था 92 में कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, यहाँ आप पढ़ने पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक बात है ना। और सबसे प्रमुख याद कर रही है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में अब तक कभी भारतीय नहीं शामिल होते थे, पहली बार एक व्यक्ति को शामिल किया गया जिसका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का। ठीक बात है ना। चलिए अगले पे आते हैं, यहाँ आते हैं। इसमें 1909 का ही था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है पृथक निर्वाचन प्रणाली और किसके आधार पर, निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पहली बार स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में खूब पूछा जाता है, बल्कि सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहली बार कब आई, तो आप याद करिएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो आया था मार्ले मिंटो वाले में, सुधार अधिनियम में आया था। ठीक बात है ना। अब मार्ले मिंटो से सबसे मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है, पृथक निर्वाचन वाला। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, अगला है भारत शासन अधिनियम 1909। अब भारत शासन अधिनियम 1909 के विषय में अगर आप सारे लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो जाने रहिएगा। इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसमें लिखा है इसमें पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। ठीक बात ना। इसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का विस्तार किया गया, उसमें अपनाया गया, इसमें विस्तार किया गया। अब की बार पिछली बार मुस्लिम ही थे, अब की सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, इन लोगों को भी शामिल किया गया अलग अलग तरीके से। इस अधिनियम में पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, यानी पहली बार केंद्र में जो द्विसदन आपको दिखाई पड़ते होंगे वर्तमान प्रारूप, जैसे लोकसभा राज्यसभा है उसी तरह से था, लेकिन लोकसभा राज्यसभा नाम नहीं था, उसका नाम कुछ अलग था। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक बात। मैंने फिर कहा आपके पास अगर घटना चक्र बुक होगी तो आप उस पर भी टिक करते चलिएगा। तो आपका ये होगा, या आपके पास कोई नोट्स होगा, आपका कोचिंग का नोट्स या आप कोई अलग से बनाए होंगे नोट्स, तो मैंने कहा उसी नोट्स पर आप टिक करते चलिए। सोचिएगा तो एक बार में ही आपका बुक भी रिवाइज हो जाएगी, उसी बार में आपका नोट्स भी लिखा रिवाइज होगा, जो हैंड रिटन नोट्स है आपका। ठीक बात है ना। तो इतना लाभ होने वाला है इस वाले सेशन से। अगले में आइए, यहां लिखा हुआ है, अगले पे यहां लिखा हुआ है इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। किसमें, 1919 के अधिनियम में। ये क्वेश्चन खूब पूछा जा, अभी आगे 1935 से भी पूछा जाएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो 1919 के अधिनियम में पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। ठीक बात है ना। और पहली बार आप देखेंगे ये वाला प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया और पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। ये सारे पॉइंट हो रहे हैं किससे, 1919 के अधिनियम से हो रहे हैं। ठीक बात है ना। अब अगली बार आइएगा, यहाँ अगले में आइए, लिखा हुआ है ये 1935 का अधिनियम, सबसे प्रमुख अधिनियम। याद करा भारतीय संविधान में भी ज्यादातर अनुच्छेद आपके यहीं से, ज्यादातर नियम सारे यहीं से ले लिए गए हैं। ठीक बात है ना। यहाँ लिखा हुआ है सर्वप्रथम भारत में, यानी भारत में अगर पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना हो रही तो 1935 के अधिनियम से हो रही। ठीक बात है। यहाँ पर क्या हुआ, प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त करके क्या किया गया, केंद्र में द्वैत शासन। तो पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लाया गया, तो आप याद करें 35 का अधिनियम है, और प्रांतों में किसके द्वारा, तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था। ठीक बात है ना। अच्छा आगे में लिखा हुआ इसमें पहली बार रिजर्व बैंक की स्थापना, यानी भारत का जो आप कहेंगे बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में की गई थी। ठीक बात है ना। यहाँ
अगला, यहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए पहली बार दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया गया। ठीक बात ना। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, जो वर्तमान समय की रूपरेखा आप देखते हैं तो भारत में जो संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना 1937 में की गई। तो पूछा जाता है कई बार कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा, तो 1935 का अधिनियम है। और कब की गई, तो 1937 में की गई। अगला, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ इसमें, बर्मा जो एक देश है, यानी म्यांमार की बात आज की समय में जो जानते हैं आप लोग, बर्मा नाम का जो देश है इसको भारत से अलग कर दिया, यानी ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। तो आप जाने रहेगा म्यांमार भारत से अलग हो रहा है किस अधिनियम के द्वारा, तो इसी 1935 का अधिनियम के द्वारा अलग हो रहा है। ठीक बात है ना। यहाँ अगला, यहाँ लिखा हुआ है तथा दो नए प्रांत, एक सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। तो पूछा जा सकता है सिंध और उड़ीसा नामक नए प्रांतों का स्थापना कब हुआ था, निर्माण कब हुआ था, तो याद कर रहेगा 1935 का अधिनियम है। ठीक बात है ना। अच्छा, कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की भी, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था का भी जो परंपरा स्टार्ट हुआ, जैसे आपने देखा यहाँ पर केंद्र में द्विसदन की बात, वैसे आप यहाँ देख रहे हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना प्रांतों में भी हो जा रहा है किसके समय में, 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक बात है ना। ये सारे क्वेश्चन हो गए किससे, 1935। मैंने कहा सारे लोग जितने विद्यार्थी इसे देख रहे हैं अभी देखिएगा, फिर इससे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। मैंने कहा है आपके वनडे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार बेसिक से ही पूछ लेता है, यानी पहले इन्हीं सब चैप्टरों से पूछ लेता है और आप नहीं। अब देखिए ये सारे सेक्शन आपको भारतीय इतिहास में भी आपको मिलने वाले हैं, इतिहास में भी मिलेंगे और संविधान में भी मिलेंगे। तो कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद करे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका ये। अब देखिए 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ रहा है। इसमें क्या कर रहा है, भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया जा रहा है, वायसराय का पद समाप्त कर दिया जा रहा है और दोनों डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान दोनों जगह गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया, यानी भारत का जो सम्राट पद, यानी भारत का सम्राट भी कहा जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया और यहाँ हो गए गवर्नर जनरल। ठीक बात है ना। आते हैं आगे। अब देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है, मैंने कहा फिर साथियों को शेयर कर लीजिए आप लोग कुछ देर के लिए, मेरे साथ लगातार आप लोग आ जाइए। यहां लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो किसमें, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत प्रशासन अधिनियम 1919। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी बजट पर बहस की बात कर रहा है। ठीक बात है ना, कि पूरक प्रश्न अनुपूरक प्रश्न ये नहीं कह रहा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा सर, बी वाला। यानी 92 में दिया गया था बजट पर बहस करने की प्रश्न आपको की शक्ति आपको दी गई थी। ठीक बात है। ये देखिए बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी, लेकिन आप कहेंगे तब भी इस पर मतदान का अधिकार इनको नहीं दिया गया था। ठीक बात है ना। यहाँ कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। किसमें, 92 के अधिनियम में। तो 92 याद कर रहेगा कि सर ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद जो अधिनियम आएगा 92 के बाद 1909 में, तो इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक बात है ना। अगले प्रश्न भी आते हैं। सारे लोग, मैंने कहा वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई। तो भारतीय काउंसिल अधिनियम द्वारा 92 द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा 1909 द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। पूछ रहा है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक, अब पूछ रहा है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब से स्टार्ट हुई। सारे लोग अभी रटे थे कुछ देर पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए सारे लोग इसका उत्तर बताइएगा सर कि इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा। इसका उत्तर सर हो जाएगा यही वाला, यानी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसमें पहली बार मुस्लिमों के लिए व्यवस्था बनाई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। सारे लोग इसका उत्तर दे रहे होंगे, 61 में, 9 में, 1909 में, 1919 में, या फिर किसी में से नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग उत्तर दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा। इसका उत्तर भैया हो जाएगा आपका, इसका उत्तर डी वाला उत्तर हो जाएगा, यानी संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई थी 1935 में, यानी 1935 के अधिनियम में 1937 में की गई थी। तो इसका डी वाला सही हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये तिथि कहीं नोट कर लीजिएगा, 1 अक्टूबर 1937 की बात है, जब भारत में 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या हो रहा है, स्थापना की जा रही संघीय न्यायालय की। इसके जो मुख्य न्यायाधीश हुए सर मॉरिस गोएवर हुए। ठीक बात है ना। याद करिएगा पहले अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश जो हुए इसके संघीय न्यायालय के 1937 वाले के, मॉरिस गेवर। जबकि वहां आपने सुना था एलिजा एम्पे हुए थे, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो अंतर आप लोग बिठाए रहिएगा, नहीं कंफ्यूजन में आप गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक बात है। यहां आइए, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। सारे लोग उत्तर दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा सर? इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी वाला, क्योंकि 35 तो यहाँ दिया नहीं है, यानी 35 है लेकिन 37 भी है, तो 37 हो जाएगा। ठीक बात है ना? अधिनियम पूछा होता तो 35 का लगाते आप। भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित? देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909। अब कहाँ कह रहा है? यहाँ कह रहा है आपसे केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है ना? 9 में, 1919 में, 35 में या फिर 47 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने भी साथी देख रहे हैं मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि सेशन कई हैं दिन में और नाम पढ़ने के चक्कर में आपका सब कुछ छूट जाता है, ठीक है ना? सीरियस रहिए, परीक्षा में बहुत कम समय है, तो मेरे साथ आप लोग एकदम रेगुलरिटी बनाइए और पूरी शिद्दत से आप जुड़ जाइए मेरे साथ। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? सारे लोग दे रहे हैं सर सी वाला उत्तर, यानी 1935 वाला एकदम क्या हो रहा है? राइट आंसर हो रहा है। ठीक बात है ना? अगले क्वेश्चन पे यहां पे आइए। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? 1935, 19, 9 या फिर 92। ये तो सारे लोग लगा देंगे, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग दे रहे हैं सर अगर केंद्र की बात करेगा तो आप जानिएगा, केंद्र की बात करेगा तो 1935 हो जाएगा, अगर प्रांत की बात करेगा तो 1919 हो जाता। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहां लिखा है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? प्रांतों में क्रांतिकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये सब लोग जानते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये भी सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, क्या ये सही है? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बात मुझे लगता है इसमें तीनों सही हो जाने चाहिए। तो 1 और 3 देखिए इसमें क्या लिखा है? अच्छा 1919 दिया है ना, तो ये गड़बड़ रहा ना, मैंने सोचा 1909 दिया है, तो 1919 दिया है, तो इसका प्रांतों वाला और दूसरा केंद्र में, यानी आप ये दोनों चीजें सही हो रही हैं, द्वैध शासन प्रांतों में और दूसरा केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति हस्तांतरित करना, ये दोनों। जबकि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, तो ये हुआ था 1909 में मार्ले मिंटो वाले में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे लिखा है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की थी? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता, कैबिनेट मिशन ने, साइमन कमीशन ने, 1935 के अधिनियम में या फिर 1919 में? बताइएगा इसका उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग उत्तर दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा भैया? तो इसका सारे लोग उत्तर दे रहे हैं सर इसका डी वाला हो जाना चाहिए सही, कि 1919 का अधिनियम जो हुआ था इसी में प्रांतीय स्वायत्ता की व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई कब? 92 में, 9 में, 1919 के अधिनियम से या फिर 1935 के अधिनियम? यानी पूछ रहा है भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई? उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका क्या उत्तर हो जाएगा भैया। चलिए इसका उत्तर हो जा रहा है, यानी 1919 की बात हो रही है जब पहली बार भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई जा रही है। ठीक बात है ना? तो ये हो जा रहा है इसका सही, याद करे रहिए, बहुत जरूरी प्रश्न है। चलिए इसमें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? 1919 का एक्ट, 1961 का एक्ट, 1917 का या 1915 का? मैंने कहा कतई आप देखने पर मत जाइएगा, अपने दिमाग पर जोर डालिएगा। अगर दिमाग पे यहाँ जोर डालते जाएंगे तो इतनी देर में मैंने कहा आपसे, मैंने रिवीजन भी कराया आपको, एनालिसिस भी, वो भी आपने पढ़ा है, क्वेश्चन भी कुछ कराए, उसमें भी आपको ये मिला है, और फिर ये क्वेश्चन मिल रहा है। तो आप सारे लोग इसका उत्तर लगा दे रहे हैं सर सी वाला। 1919 का अधिनियम जो था इसी में द्विसदनीय विधायिका कहां पर? अब एक सेकंड, गड़बड़ है, यहां केंद्र की बात कर रहा है ना, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका। अब द्विसदनीय विधायिका की बात कर रहा है तो ये लाया गया किसमें? 1935 के अधिनियम में। तो इसका सी वाला ऑप्शन नहीं, विधायिका की स्पेशल बात कर रहा है ना, तो इसका हो जाएगा कौन सा? इसका सी वाला उत्तर हो जाएगा एकदम राइट उत्तर। तैयार रहिएगा इसके लिए, ठीक बात है ना? चलिए अगले पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए, यहाँ 11वां लिखा हुआ है 1919 के मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई, क्या ये सही है? अगला 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो आप इसके विषय में केवल ये जानिए केवल 2 इसका सही है। अगले पे आइए, बहुत ज्यादा डीप में मत जाइए। एक सेकेंड भाई, अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा या कौन से वह निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? 1926, 1937, 1945 या फिर अगला कौन सा है? एक ऑप्शन कोई छोड़ दिया क्या? सी,
तो इसका आप जाने रहिएगा ए और सी ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित हुआ? भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 30 में, 34 में, 45 में या 47? मैंने कहा ये क्वेश्चन जो है ये आपके वनडे एग्जाम के लिए इतने जरूरी नहीं, लेकिन चूंकि आ गया है तो मैं कवर करा रहा हूं। तो इसका उत्तर जाने रहिए, इसका सी वाला उत्तर, यानी 45 में क्या हो रहा है, भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन उसी समय हुआ था 45 में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, ये सारे लोग याद कर रहिएगा, कुछ देर पहले आपने पढ़ा था गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई थी अध्यादेश जारी करने की, और यहाँ राष्ट्रपति की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो भारत अधिनियम 1919, 35, 1909 या फिर 47, किस में दी गई थी? सारे लोग बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका सारे लोग उत्तर बता दे रहे हैं सर, बी वाला होना चाहिए। 1935 का जो अधिनियम हुआ था, यानी इसमें इस प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को, वहां आपने सुना था नाम गवर्नर जनरल शब्द से, और यहां सुन रहे हैं राष्ट्रपति नाम से। या देखिए यहां लिखा हुआ है गवर्नर जनरल के नाम से 1861 में आपने सुना, लेकिन आप कहेंगे यहां राष्ट्रपति के नाम से जब सुन रहे हैं तो किसमें, यहां अनुच्छेद 123 के तहत 1935 की धारा में दिया गया व्यवस्था, ठीक है ना, याद करे रहिएगा। मैंने आपसे पूछा भी था 123 अनुच्छेद जो है ये जुड़ा हुआ है किससे, ये इसी से जुड़ा हुआ है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया किसमें, 1909 में, 19 में, 35 में या फिर 47 में? उत्तर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं भैया, इसकी व्याख्या है सर सी वाला, तो इसका सी वाला, यानी संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया किसमें, यानी सी वाले में। अब निरंकुशता का सिद्धांत लिखा हुआ है यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही साथ यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल प्रस्ताव दस्तावेज था। यह अधिनियम भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था करता है, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित है? मैंने फिर कहा यह सेक्शन आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन इसके बाद जब सेशन स्टार्ट होगा कल वाला तो आप देखिएगा सारे टॉपिक रुचिकर लगेंगे। क्यों? आपको क्या करना है, चूंकि आप पढ़ने के मेधावी विद्यार्थी हैं, सीरियस विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उन टॉपिक को पहले कवर करना है जिसमें आपका मन नहीं लगता है, ओबन होती है, ठीक बात है ना। क्यों? क्योंकि ओबन वाला तो आप ना लगेगी जिसको, उसको तो आप अकेले पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसमें ओबन लगती है उसको साथ में मिलकर पढ़ना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्यों दोनों जगह पे शक्तियों का विभाजन किया गया किसमें, तो याद होगा आपको सी वाला 1935 के अधिनियम में केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। अगले क्वेश्चन पे याद होगा अनुसूची 7 के विषय में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। अगले क्वेश्चन पे लिखा 1935 की मुख्य विशेषताओं में क्या नहीं है? अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए हैं, यह प्रांतीय स्वायत्ता के सूत्रपात का संकेत, इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र पर लागू किया गया। उत्तर दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में नहीं पूछ रहा है तो व्याख्या पे आते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 9 में, 1935 में, 1919 में। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन, तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए मुझे लगता है इसका सी वाला ऑप्शन 1935 एकदम राइट। जो लोग 1935 बता रहे हैं एकदम से राइट उत्तर इसका बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, बस एक क्वेश्चन और बचे हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें किया गया था? 35 में, 40 में या फिर आप कह रहे हैं यहाँ पे 40 में या फिर 19 में या फिर 46 में? तो सारे लोग 1935 का नाम जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे 1 2 क्वेश्चन और है बिना उबे। देखा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी किसमें? 1909 में, 1919, 35 या फिर 47? इसका उत्तर भी आप लोग दे देंगे, लिखिएगा आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1935 का अधिनियम इसी के तहत दी गई थी, सी वाला ऑप्शन। अगला 1935 के अधिनियम द्वारा संघ में अवशेष शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? यानी संघ में अवशिष्ट शक्तियां आपको जानते हो किसके पास है, तो अवशिष्ट शक्तियां उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? तो केंद्र के पास ही तो होंगी। इसका उत्तर दी गई है क्या? यानी गवर्नर जनरल को 1935 वाले में दी गई हैं ये व्यवस्थाएं, ठीक है ना। संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं? गवर्नर जनरल को। अच्छा, किसकी बात कर रहा था ये? 1935 के अधिनियम की बात कर रहा था, ना कि अब की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे 1935 में स्वीकार किया गया हुआ, ये अंतिम क्वेश्चन है इस वाले सेशन का, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है। एक सेकंड, चलिए 2-4 क्वेश्चन, 2-1 क्वेश्चन और हैं। चलिए इसकी मैं बहुत व्याख्या नहीं करूंगा 23 वाले की, 24 पे आइए। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि ये भारत संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, या इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें संपन्न समाप्त हुई। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इंडिया का एक्ट इस वजह से महत्वपूर्ण है
क्योंकि ये संविधान का, ये क्या कहा, संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो इसका ए वाला उत्तर एकदम राइट। देखिए मैंने भी यही कहा, क्योंकि ये संविधान का प्रमुख स्रोत है। 360 से ज़्यादा अनुच्छेद इसी से ले लिए गए हैं, तो या 250 से ज़्यादा, तो इससे याद करे रहिएगा ये। अगले पे आते हैं यहाँ पर। अगला लिखा है कि अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ 9 में, 35 में, या 1919 में, या फिर 47 में। मैंने कुछ देर पहले आपसे बताया था म्यांमार, जो उसका पुराना नाम था बर्मा, इसको भारत से अलग किया गया किस अधिनियम के द्वारा। इसका उत्तर दीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सारे लोग इसका उत्तर दे रहे हैं सर इसका सी वाला उत्तर, यानी 1935 में अलग हो रहा है कौन, भारत। किससे अलग हो रहा है, तो भारत अलग हो रहा है बर्मा से, यानी भारत से अलग हो रहा है कौन, म्यांमार, यानी बर्मा अलग हो रहा है। ठीक बात साथियों, आज के सेशन में आपने देखा भारतीय संविधान का मैंने स्टार्टिंग शुरू कर दिया है, और सारे वो विद्यार्थी जो रात 9 बजे वाले सेशन में जुड़े रहते हैं ये भारतीय संविधान के यानी भारतीय इतिहास वाले सेशन में आधुनिक भारत के, वो सारे लोग अपनी नियमितता जानते हैं। और मैं उन्हीं साथियों से और बाकी उनसे जुड़े नए साथी जो अभी जुड़ रहे हैं, जिनको ये दिक्कत थी कि सर रात, कई विद्यार्थी ऐसे थे जिन्हें ये समस्या थी कि सर रात 9 बजे बहुत देर हो जाता है ना, और सारे काम रहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये सेशन भी स्टार्ट करा दिया। अब देखना है आपका आज का कमेंट बॉक्स, आपके कमेंट बॉक्स में जो प्रतिक्रिया होगी उसी आधार पे कल का सेशन स्टार्ट होगा। उसी के आधार पे भूगोल का भी सेशन रात में, जो मैंने रात का समय बनाया है, उसी आधार पर स्टार्ट होगा। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आज के सेशन के विषय में कमेंट करिएगा साथियों। ये आपसे मेरा निवेदन क्या है, जो भी आप चाहिएगा, अगर आपको सेशन और चाहिए तो। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में देखता रहूँगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद ही मुझे सेशन आयोजित करना है किसका, इसी के बाद मुझे भूगोल का भी सेशन आयोजित करना, बाकी रात 9 बजे वाला सेशन तो रहेगा। चलिए खूब लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक बात है ना। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।